हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन कब आएगा ये डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे कि नोटिफिकेशन जैसे सब लोग बात कर रहे हैं कि शायद जून के आसपास नोटिफिकेशन आएगा। बट फिर भी उसके ऊपर मैं कोई क्लैरिफिकेशन या कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आप सबको पता है जो काफी दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आरबीआई के नोटिफिकेशन का कोई फिक्स अनुमान हम दे भी नहीं सकते। जस्ट लाइक अ मॉनसून कि कब आएगा कब नहीं आएगा, इसकी गारंटी कई बार नहीं दी जाती है। सब लोग कह रहे हैं जून या जुलाई के आसपास आएगा, तो चलो चलो उसको ही ध्यान में रखते हैं कि जून जुलाई में आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। बट उससे पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सपना है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने का, क्या सही में पूरा हो सकता है? क्या सही में हम इस सपने को पूरा कर सकते हैं? रियलिटी में क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ, बहुत सारे अलग अलग माइंडसेट के साथ, और रियलिटी कुछ और होती है, और जो बहुत लेट हिट करती है, बहुत देर के बाद हिट करती है, तब तक शायद वक्त चला जाए, तब तक शायद एक चांस चला जाए, तब तक शायद बहुत और भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाए। इसलिए पहले ही कुछ चीजें क्लियर रही तो हमारे लिए बेटर होगा, कुछ रियलिटी हमें समझ में आई तो बेटर होगा। अब आप में से बहुत लोग हैं जो शायद यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीएससी नहीं हो पा रही, तो आरबीआई ग्रेड बी की तरफ आ गए हैं। अच्छा ऑप्शन है आरबीआई ग्रेड बी, नो डाउट अबाउट दैट, और बिल्कुल करना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। दूसरी बात है, बहुत सारे बैंकर्स हैं जो बैंकिंग की एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, बैंकर बन चुके हैं, अभी आरबीआई ग्रेड बी की तरफ जा रहे हैं। उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन सा ये अपॉर्चुनिटी। और बहुत लोग हैं जो फ्रेशर्स है, जिनका टारगेट ही है, शायद ग्रेजुएशन के टाइम पे उनको आरबीआई ग्रेड बी की जानकारी मिल गई और बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट आप उसके तरफ हो गए और आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी। अब आप सब लोग एलिजिबल हो, मैं एलिजिबिलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं कि कितने परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी बातें मेरी नहीं हो रही है। पर कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, कुछ चीजों की तरफ फोकस करना बहुत जरूरी है, और वो रियलिटी हिट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पता रहे तो प्रिपरेशन हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ सपना देखने से सपना रियलिटी में नहीं आता है। सपना रियलिटी में लाने के लिए कुछ चीजें और भी जरूरी होती है, और वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आरबीआई ग्रेड बी इज अ वेरी कंसेप्ट ओरिएंटेड एग्जाम। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग चाहिए, साथ में उस कंसेप्ट को करंट के साथ जोड़ने की ताकत बड़ी स्ट्रांग चाहिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, चलो नहीं आता है आंसर राइटिंग, पर प्रैक्टिस से हो जाता है, वो प्रैक्टिस करने की इच्छा भी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया, बैंकिंग में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के भरोसे हो जाता है, क्यूए रीजनिंग भी आपने कर लिया तो भी बैंक की एग्जाम निकल जाती है। यहां पे वो सीन नहीं है। यहां पे आपको इकोनॉमिक्स, आपको फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, उसका एग्जैक्टली हमारा इंपॉर्टेंस जो है वो करंट सिनारियो में क्या है, करंट सिनारियो में जो भी चीज चल रही है उससे इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, वो सोचने की, उस विजन की भी ताकत चाहिए। एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग उसमें डालना पड़ेगा, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के भरोसे नहीं जा सकते, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर ये मेहनत करने की आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, आप कर सकते हो, तो आओ, नहीं तो मत आओ। क्लियरली बात है, यहां पे मैच्योरिटी की डिमांड है, यहां पे डिसिप्लिन की डिमांड है, यहां पे कंसिस्टेंसी की डिमांड है, यहां पे फोकस की डिमांड है। अगर ये नहीं है आप में और आप ये करना नहीं चाहते हो तो मत आओ। अगर आपको लग रहा है दो चार मॉक टेस्ट सॉल्व कर ली एग्जाम निकल जाएगी, तो आप से बड़ा इनोसेंट, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं, बेवकूफ कोई नहीं रहेगा। मॉक टेस्ट के भरोसे एग्जाम नहीं निकलते। यू नीड टू रीड, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू अपने आपकी ना हर दिन अपने आप से कंपटीशन रहेगी, वो करना बहुत जरूरी है। तो दोस्त बैंकर्स हु आर इन एसबीआई, हु आर इन आईबीपीएस, क्लर्क है, पीओ है, आरआरबी में सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप आरबीआई के बारे में सोच रहे हो तो एक बात अच्छे से ध्यान में रख देना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस, लोग बैंक का जॉब करके भी आरबीआई क्लियर करते हैं। मैं बैंक का जॉब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, छुट्टे डालने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, हर साल के एग्जांपल्स है कि एसबीआई पीओ में जॉब लगी है, जॉब करते करते भी आरबीआई ग्रेड भी क्लियर किया है। बट बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफी चीजें रीड करनी पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते सर मैं दिन की 2 घंटे पढ़ाई कर लूं तो मेरा क्लियर हो जाएगा क्या, सर मैं मुझे दो चार बुक्स बता दो उसके भरोसे। ऐसा नहीं है, सच्चाई इतनी क्लियर सच्चाई है कि आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। नोट्स है, टेक्स्ट बुक की तरफ से भी नोट्स मिलेंगे, मार्केट में भी काफी सारे नोट्स है, नोट्स की कोई कमी नहीं है, बुक्स की कोई कमी नहीं है, सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, पर कमी है वक्त की, कमी है फोकस की, कमी है मैच्योरिटी की, कमी है डिसिप्लिन की, वो रखना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, सोशल इशू पढ़ रहे हो तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग कहां गलती कर देते हैं मैं वो भी बता देता हूं। मैक्सिमम लोग की गलती ये होती है
वो ऐसे पूछते रहते हैं, और वो पता है, काफी सीरियस लोगों को पता है कि ये रियलिटी नहीं होती, फिर भी वो पूछते रहते हैं कि भाई मेंस में जो सवाल आए वो कौन से क्लास वालों के आए, कौन से क्लास है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां के सवाल एज इट इज एग्जाम में। अगर आप ये सोच के साथ आ रहे हो एग्जाम में तो मत आओ, मत आओ। ये सच्चाई है, रियलिटी है, मत आओ, क्योंकि आप एक गलत माइंडसेट लेके चल रहे हो, आपके दिमाग में गलत सपने चल रहे हैं। लोग तो बेचेंगे, बेचने के लिए तो बैठे ना, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करके लोग बैठे क्यों है? बेचने के लिए बैठे हुए। ऑफकोर्स आप कहोगे सर आप भी तो वही कर रहे हो। हाँ वही करते हैं, सब लोग वही करते हैं, पर रियलिटी ये होती है कि ये सिर्फ एक पार्ट होता है। एग्जाम उसकी निकलती है जो हर चीज के लिए रेडी, क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद आपको सरप्राइजेस मिलेंगे, आपको शॉक्स मिलेंगे, एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए कंसिस्टेंसी, मैच्योरिटी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी एक फैकल्टी पे या किसी एक नोट्स पे डिपेंड होकर नहीं चलता है। आपको करंट ओरिएंटेशन में वो अनुमान लगाना, उन चीजों को पढ़ना, उन चीजों के बारे में विजन रखना बहुत जरूरी है। और ये होता है, कोई बड़ी डिफिकल्ट बात नहीं है, ये होता है। अप्रोच सही चाहिए, और ये अप्रोच अगर लेने की आप में ताकत है, हिम्मत है, करना चाहते तो होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा, जॉब के साथ भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात, जैसे मैंने कहा डिसिप्लिन, जिसकी कमी कई बार देखने को मिलती है यार, डिसिप्लिन ही नहीं है कि आज एक सब्जेक्ट लेके बैठे, अब बोर हो रहा दूसरा कर लेते, बोर हो रहा तीसरा कर लेते, कि नहीं नहीं। अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो उसकी एनालिसिस भी करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट दे दी, मेरे इतने मार्क्स आ गए, अब बताओ मार्क्स कैसे बढ़ाओ। भाई पहले तूने एनालिसिस किया कि नहीं किया? एनालिसिस करने के लिए बोलो तो जान चली जाती है, ऐसा लगता है भाई खत्म हो गए, अब सर 1 घंटा हमने टेस्ट दे दी, अब कौन एनालिसिस करते बैठेगा? भाई अगर 1 घंटे की टेस्ट दी है तो 1.5 घंटा एनालिसिस में डालो, डालो, डालना पड़ेगा। तीसरी बात है रिवीजन। रिवीजन को लेके तो पता नहीं क्या ही आजकल अलग ही कहानियां बनी पड़ी हुई है के, और ये सच है। आप पढ़ते एक जगह से हो, फिर रिवीजन के लिए आपको दूसरा नोट चाहिए, तीसरी रिवीजन के लिए आपको दूसरा नोट चाहिए। क्या क्या कर रहे हो यार? जहां से पढ़ा उसे अच्छे से पढ़ो, अंडरलाइन करो, उसे मार्क करो, वापस एक बार उसे पढ़ो। रिवीजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन? यू नीड टू रिविजिट द थिंग्स। आपको बार बार वो पढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसा कई बार कहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स कहते हैं कि रीड वन बुक 10 टाइम्स, रीड वन नोट्स 10 टाइम्स, देन ओनली दिमाग में बैठेगा, देन ओनली अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बैठेगी। अगर 10 सोर्सेस से पढ़ते बैठोगे, 10 सोर्सेस रीड करते बैठोगे, दिमाग में नहीं बैठेगा कुछ ढंग से। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने तो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ यार, बनाओ, सही में बनाओ, क्लियरली बोल रहा हूं, सही में बनाओ, उसका बहुत फायदा होता है। क्योंकि जब आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, खुद की मेहनत उसमें अंदर डालोगे, तो दिमाग में भी काफी लॉन्ग टर्म तक रहता है, नई नई चीजें और अपने को समझ में आती है और याद में आती है। ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग कहते हैं सर वक्त बहुत जाता है, यही तो करना है, इसीलिए तो एग्जाम देनी है। अगर वक्त बहुत लगता है तो डालो, दो, अपने पॉजिटिव्स निगेटिव्स को समझो। यू कांट जस्ट डिपेंड ऑन समवन समटाइम्स। यस, सोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल है, आपको नोट्स जीरो से बनाने की जरूरत नहीं है, पर जो नोट्स बने हुए उसका एक शॉर्ट नोट्स तो बना सकते हो ना खुद के, एक खुद के रीडिंग के लिए या खुद के कुछ एफर्ट्स डालने के लिए तो बना सकते हो, वो कर लो यार, उतना तो करना चाहिए। ठीक है, आज के डेट में स्मार्ट स्टडी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर उन सारे ऑप्शंस को बड़े स्ट्रीमलाइन तरीके से यूज करना जरूरी है। अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा पॉइंटर है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये बड़ा गंदी सी चीज होती है। एक बात याद रखना, विराट कोहली साहब कई बार कहते हैं, एमएस धोनी साहब कई बार कहते हैं, मैं क्रिकेटर्स का एग्जांपल दे रहा हूं, फिलहाल वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो एक अच्छा एग्जांपल है यार। ना डिसिप्लिन इज अ वेरी बोरिंग थिंग, बहुत बोरिंग चीज होती है डिसिप्लिन। वही चीज उठ के रोज करना है, वही चीज उठ के रोज करना है, तो लोगों को लगता है क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो लोग मोटिवेशन की तरफ भागते हैं। बड़ी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे, इसके उसके एग्जाम्पल सुनेंगे। आजकल फैकल्टी पढ़ाती कम है, मोटिवेशनल कोट्स ही ज्यादा देती रहती है, बड़े बड़े ज्ञान ही पेलती रहती है क्लासेस के अंदर। सीन ऐसा है, मोटिवेशन इज एक्चुअली अ ट्रैप। थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेटेड लगेगा, बाद में वापस वही। और मोटिवेशन ना आजकल वो एक मैं कहूंगा हैबिचुअल सी बन चुका है। जैसे लोगों को लत लगती है ना किसी चीज की, कि ये नहीं खाया, ये नहीं पिया तो भाई मेरे से पढ़ाई नहीं होती, ऐसी लत लग चुकी है पब्लिक की। क्योंकि किसी को डिसिप्लिन फॉलो करना नहीं, क्योंकि वो बड़ा बोरिंग लगता है। किसी को एक्चुअल नोट्स नहीं पढ़ने क्योंकि बोरिंग लगता है, तो फिर उनको मीम्स चाहिए, उनको कॉमेडी डायलॉग्स चाहिए। कि यार पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। अगर आप जब एग्जाम में बैठोगे, जब आपका टैलेंट चेक करेंगे, आपका नॉलेज चेक होगा, तो वो उसी डिसिप्लिन के भरोसे होगा। डिसिप्लिन शायद दुनिया को नहीं दिखती है, पर उसका रिजल्ट जरूर दिखता है, याद रखना। तो अगर आप इस मोटिवेशनल ट्रैप में फंसे हो कि इसकी बात सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उसने कभी मेरी तारीफ कर दी तो मेरे को बहुत बूस्ट मिलेगा, छोटे बच्चे नहीं हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो।
तो क्वालिटी तो लानी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप अपनी पढ़ाई किसी के कहने पे कर रहे हो, किसी के प्रेशर में कर रहे हो, घर वालों ने बोल दिया, सोसाइटी ने बोल दिया, किसी का बेटा बारबिया बना, यार ये अच्छा लग रहा है, चलो ये कर लेता हूं, मत करो। मन है, पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट्स डालने की इच्छा है तो करो। किसी ने बोल दिया, किसी के कहने पे कर रहे हो या किसी के मोटिवेशन के चक्कर में कर रहे हो तो मत करना। ये कई बार होता है ना कि हमारे बहुत सारे फैकल्टीज सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं और वो बड़े बेहतरीन बेहतरीन से शॉर्ट्स बनाते, बेहतरीन बेहतरीन से वीडियोस बनाते, और वो वीडियोस एक्चुअल एग्जाम क्लियर करने के लिए काम के नहीं होते, बट स्टूडेंट्स को उस एग्जाम की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काम के होते। अगर आप उन चक्करों में दे रहे हो एग्जाम तो मत देना, मत देना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वाला है। जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाओगे तो आपको ना पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों के कहने पे, किसी के रील्स देख के, किसी के शॉर्ट्स देख के आप आ चुके हो। एक्चुअल आपकी मर्जी इच्छा कभी नहीं थी, तो टाइम बर्बाद होगा, पैसे बर्बाद हो गए और फालतू में डिप्रेशन आ जाएगा। सो डोंट डू दैट। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन डू इट, क्योंकि लोग करते हैं। लोग ऐसे हैं कि यार कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड रहे, कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड रहे भाई, पूरी मेहनत के साथ करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो आरबीआई अटेंडेंट से आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट से आरबीआई ग्रेड बी डायरेक्ट मींस एग्जाम क्लियर कर करके पहुंचे, पूरी मेहनत के साथ पहुंचे, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो पहुंचे, क्योंकि उनकी पूरी इच्छा थी, पूरी मेहनत थी। चार चार बार एग्जाम दी है, नहीं क्लियर हो पाई है, फिर भी आके बैठे। दो तीन बार इंटरव्यू दे गए, नहीं हुआ, फिर भी बैठे। बिल्कुल भी मोटिवेशन, उनका इंटरनल मोटिवेशन कम नहीं हुआ, उनको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, इंटरनली इतने हाईली मोटिवेटेड है। तो उन लोगों का एग्जांपल लो, और उन लोगों का सबसे बेस्ट चीज है डिसिप्लिन। दे आर डिसिप्लिन, दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग लाइटली। हाँ, मैंने लास्ट ईयर प्री क्लियर कर रही थी तो इस बार क्या ही नहीं, हर स्टेज को, हर सब्जेक्ट को उतनी ही इज्जत दी जा रही है जितनी पहली बार दी थी, उतनी अभी भी दी जा रही है। दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन, और उसके भरोसे एग्जाम निकलती है, ये फैक्टर याद रखेगा। दूसरा आता है बैंडविड्थ डेफिसिट के। अब ध्यान देना क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग जॉब कर करके भी पढ़ाई करते हैं, पर अगर आपका काफी चीज वीक चल रही है, आपको बिल्कुल भी नहीं बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं आता है, तो उस समय में आपको अपनी बैंडविड्थ मैनेज करनी पड़ेगी। जॉब का टेंशन भी बहुत है, घर वालों का टेंशन है, फिनेंशियल क्रंच है, साथ में पढ़ाई भी करनी है, तो यार बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कुछ चीजें सॉर्ट कर लो, उसके बाद प्रिपरेशन कर लेना। कुछ चीजें सॉर्ट करके प्रिपरेशन कर लेना, या फिर अगर कोई लॉन्ग लीव लेनी है तो लॉन्ग लीव लेके पढ़ाई कर लेना, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों का प्रिपरेशन ना स्टार्टिंग से होता है, काफी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होता है, तो वो जॉब के साथ आराम से मैनेज कर लेते, बिकॉज दे हैव दैट हैबिट, दे हैव दैट ना, उनके पास वो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप बिल्कुल जीरो से कर रहे हो, साथ में जॉब भी आपकी चल रही है, तो थोड़ा सा आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। जॉब का थोड़ा सा लोड कम लेना पड़ेगा, टेंशन कम लेना पड़ेगा, यहां पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़े टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जॉब भी चल रहा है, पढ़ाई भी है, साथ में घर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारा कुछ मैनेज करना है। तो यार इतनी सारी चीजें ना, इतनी सारी भसड़ मैनेज करना में पढ़ाई पीछे रह जाती है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, पढ़ाई पीछे रह जाती है। तो बाकी सारी चीजें सॉर्ट कर लो, साइड में कर लो, और सिर्फ जॉब और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। और आप सिर्फ पढ़ाई करने वाले हैं तो यार बस सब सब छोड़ दो, सब छोड़ दो कि घर के ये काम करने हैं, वो काम करने हैं, ऐसा करना है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि 6 to 8 months बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी पड़ती है। जॉब के साथ हो या जॉब के बिना हो, बहुत डेडिकेटली पढ़ाई करनी पड़ती है, बिकॉज यू नेवर नो आफ्टर 6-8 months जब ये अटेम्प्ट आपका हो जाएगा, सक्सेसफुली हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम की क्या सिचुएशन होगी आपको नहीं पता। सो बहुत डेडिकेटेड के साथ पढ़ाई करो। आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पूरा फोकस वहीं पे है। इफ एनीथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, क्योंकि मैं इस फेज से जा चुका हूं, मुझे अच्छे से पता है कि जब फाइनेंस नहीं होता ना, जेब में पैसा नहीं होता, घर से शायद फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, तो हालत बड़ी खराब होती है, उससे पढ़ाई नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती मीन्स नहीं हो पाती है, ये रियलिटी है। आप घर में बैठ के पढ़ाई करो, घर के बाहर रह के पढ़ाई करो, अगर थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज है, थोड़े से घर के इश्यूज चल रहे हैं, तो आपका दिमाग उसी में इंक्लूडेड रहेगा, उसी में फोकस्ड रहेगा। स्पेशली गर्ल्स, लड़कियां, शादी का टेंशन आ जाता है। हमारे देश में हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करो, ग्रेजुएशन के बाद लड़कियों के शादी का ही चर्चाएं चलती रहती है। चाहे आपके माँ बाप नहीं सोच रहे होंगे, पर उनको आके कोई ज्ञान दे के जाता है, फिर उसके बाद उनकी भी थोड़ा सा दिमाग उधर शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करो और फिर तरफ पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बिकॉज आरबीआई को फोकस चाहिए, आरबीआई एग्जाम क्लियर करने के लिए माइंड क्लियर चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात है ल्यूजन।
इल्यूजन एक बहुत बड़ा सा, एक ना मैं कहूंगा सबसे बड़ा डेंजरस चीज यही है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका शायद इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कॉमर्स का बैकग्राउंड है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी ने शायद कहीं पे काम किया, किसी बैंक में काम किया हुआ है, 5-6 साल का बैंक का एक्सपीरियंस है, इंश्योरेंस कंपनी का कहीं ना कहीं का एक्सपीरियंस है। तो ना एक ना वो पता नहीं क्या है, तो आजकल ऑटोमेटिकली वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मेरा तो बैकग्राउंड ही है, ये आधे सब्जेक्ट तो मैंने पहले से पढ़े हुए हैं, मेरे को तो ये सब पता ही है कैसे करना होता है, मेरा पोस्टिंग जो था वो आरबीआई से एसोसिएटेड ब्रांच में था, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं, एग्जाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपनी एक नीड है। आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको एडवांटेज है, एडवांटेज है, पर उसको ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील मत कीजिएगा। उस एडवांटेज का सही से फायदा उठाओ यार, फायदा उठाओ उस एडवांटेज का, उसको और ब्रश अप करो और स्ट्रांग करो। मैं आपको बोलता हूं, जब ना अभी आरबीआई के इंटरव्यूज चल रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक आते हैं, मैं शेयर भी करता हूं कई बार लेक्चर में। अभी कल परसों एक स्टूडेंट का फीडबैक आया, उसका कॉमर्स का सॉरी उसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, कि उसको इतना ग्रिल किया, इतना ग्रिल किया, बिकॉज इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो ग्रिल तो करेंगे भाई, ग्रिल तो करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। के तो ये ध्यान में लेके चलना, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि इल्यूजन में, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। सबको मेहनत करनी है, अगर आपका बैकग्राउंड है, आपको एडवांटेज है, पर मेहनत आपको भी करनी है, आपको तो और मेहनत करनी है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में और डिफिकल्ट क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। अगर सपोज कोई इंजीनियरिंग है, उसको लगता है मेरा क्यूए रीजनिंग तो बहुत आसान है, मैंने तो बैंक की एग्जाम ऐसे निकाल दी थी। बेटा क्यूए रीजनिंग सिर्फ प्रीलिम्स है, मेंस में जब आओगे तो राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी, फिर वो कब करोगे? और बहुत सारे लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते नहीं हो, कहते सर पहले पढ़ तो लेता हूं, पहले अंडरस्टैंड तो कर लेता हूं। हाँ, तो कितने दिन पढ़ेगा? चलो एटलीस्ट तुमने एक चैप्टर तो पढ़ लिया होगा, उसके ऊपर तो कुछ लिख के दिखा, कुछ लिख के देख, मत दिखा पर एटलीस्ट लिख के तो देख के। करना पड़ेगा यार, बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में मैच्योरिटी बहुत चेक होती है, ये बैंकिंग की तरह इंटरव्यू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू क्लियर किया। हाँ बहुत बढ़िया यार, तालियां तेरे लिए, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया। आरबीआई का इंटरव्यू है, आरबीआई का इंटरव्यू तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू दिया हुआ बच्चा भी उसे क्लियर नहीं कर पाता है। They literally want some maturity, they literally want to discuss few things with you. So उस इल्यूजन में मत रहना कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरा बैकग्राउंड वो है, तो मैं तो क्लियर कर ही लूंगा। के उस इल्यूजन में मत रहना। जो लोग इस बैकग्राउंड के साथ क्लियर करते हैं ना, वो मेहनत भी करते हैं, बिना मेहनत के नहीं होगा। तो बी डोंट बी ओवर, अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो, अगर इसी धुंध में जी रहे हो, मत देना एग्जाम, क्लियरली बोल रहा हूं, फालतू में टाइम बर्बाद करोगे। एंड देन टिकिंग क्लॉक, टिकिंग क्लॉक का मतलब है लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, एज बार हो सकते हो, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आ रही है, बैकअप प्लान्स बने नहीं है, कि कोई अल्टरनेटिव एग्जाम्स दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा जंबल अप है, काफी सारी सिचुएशन खतरनाक सी चल रही है। तो बी रियलिस्टिक, कोई छोटी एग्जाम पहले दे दो, क्लियर कर लो। अगर सपोज अभी जून या जुलाई में एग्जाम अगर आएगी, और अगर आप उसके पहले ही एज बार हो रहे हो, तो क्यों क्यों कर रहे हो? मत करो, कोई दूसरी एग्जाम दे दो जो उसके पहले आ रही होगी, जॉब ले लो, गो टूवर्ड्स द जॉब। के मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगर आप जनरल में नहीं, आप बाकी कैटेगरी में आ रहे हो, तो वो भी सेम ही है, हर कैटेगरी के लिए एग्जेम्पशन दिया हुआ है, पर जस्ट फोकस ऑन योर एज, फोकस ऑन योर रियलिस्टिक सिनारियो, कि यार क्या है, फिलहाल जॉब की जरूरत है तो ले लो जॉब, कोई दूसरा ले लो ना, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ है, वो ले लो, एक बार जॉब हाथ में आ जाए, थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकअप हो जाए, अगर टाइम मिले तो वापस प्रिपेयर कर लेना। अगर 7-8 महीने का भी टाइम मिलता है एज में, तो वापस ये इस एग्जाम को प्रिपेयर कर लेना। ओके, बट थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट एज, थिंक अबाउट द रियलिटी, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, क्योंकि दिस एग्जाम विल टेक टाइम, और इसका ना परमानेंट कैलेंडर नहीं है। सबसे बड़ी बात ना, इसका परमानेंट कैलेंडर नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मई में नोटिफिकेशन आएगा, जून में, लोग कह रहे हैं जून जून में आएगा, पर आपको ही पता लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, उसके 1 साल पहले भी क्या हुआ था। नोटिफिकेशन नहीं आया जून में तो क्या करोगे? जिसने आपको जून का प्रॉमिस किया उसको मारोगे क्या? उससे बोलोगे भाई पैसे रिफंड कर, तूने मेरा करियर बर्बाद? नहीं कह सकते ना, आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो आपको बता रहे जून में आएगा वो भी अनुमान लगा रहे, उन्होंने भी सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू अनुमान लगाया। पर मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि यार मॉनसून कब आएगा, इसकी आईएमडी इतना रिसर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बारिश जब वो कहते हैं उसके उस टाइम पे आती ही नहीं है। तो इनके भी नोटिफिकेशन का सीन ऐसा है, जून बोल रहे पर यू नेवर नो, जुलाई में आ गया तो। सो बी रियलिस्टिक अबाउट दैट, बी रियलिस्टिक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दिस, कि मैं अगेन डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर रियलिटी को चेक करना हमारी जिम्मेदारी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही काम हमारा है। ठीक है, सो दैट विल बी द केस। तो एक बात लास्ट में बहुत है, यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन, यू शुड हैव दैट माइंडसेट ऑफ थिंकिंग ना। वो जो पॉलिसी थिंकर का माइंडसेट होता है कि व्हाट डू यू थिंक, वो सिर्फ रटे रटाई चीजें नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मैं आंसर रट के चला जाऊंगा तो नहीं होगा।
You need to think, you should be out of box thinking, you need to have a proper reading करंट सिनारियो को लेके थोड़ी सी पढ़ाई आपकी स्ट्रांग चाहिए और लॉन्ग टर्म लर्नर आप चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अभी पढ़ लिया बाद में भूल जाओ, नहीं नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड बी इमोशनली स्टेबल। इमोशनल क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, किसी भी प्रेशर को, किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सके। लिटरली कह रहा हूं, किसी भी सिचुएशन को। एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, हमारी स्टूडेंट है, फिलहाल आरबीआई में काम कर रही है। शी गेव हर एग्जाम ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी के, शी जस्ट डिलीवर द बेबी एंड देन उसके बाद ही शायद उनका इंटरव्यू था। हाँ, उनका इंटरव्यू उनके बेबी डिलीवर होने के बाद था। उसके पहले मेंस दी थी, जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मेंस दे दी। थैंकफुली मेंस के बाद फिर वो बेबी का डिलीवरी हुआ, गुड न्यूज उनके घर में आया। उसके बाद फिर उनको इंटरव्यू का कॉल था। आप इमेजिन कर सकते हो इस सिचुएशन पे कितने हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कितने इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। उस लड़की को मानना पड़ेगा, उसने इस सिचुएशन पे एग्जाम दी। वो हमेशा एक बात कहती है कि सर अगर मैं कर सकती हूँ ना, कोई भी कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लड़की नहीं थी, बिल्कुल एवरेज, अपने स्टडीज में एवरेज, अपने सारे चीजों में एवरेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की थी, और भी कोई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, छोटा इंजीनियरिंग कॉलेज के, बट एवरेज, अपने हर चीज में एवरेज। बट वो ना, वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी लानी पड़ती है। सोचो, अगर उस बायोलॉजिकल क्लॉक में वो इमोशनल स्टेबिलिटी ला सकती है, हम तो ला ही सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, लास्ट टाइम ओपी सर ने भी मुझे बात कही थी कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है आज के डेट में, स्पेशली सोशल मीडिया, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल्स। बी अवेयर ऑफ दैट। यू शुड नो द एग्जाम एंड जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम। बाकी लोग क्या कहते हैं कहने दो, ट्विटर क्या कहता है कहने दो, टेलीग्राम को क्या कहना है कहने दो। उनके कहने पे आपकी एग्जाम नहीं निकलेगी, उनके कहने पे आरबीआई अपना एग्जाम का सिनारियो चेंज नहीं करेगा। ये सब लोग ना डाइवर्ट करने के लिए बैठे हुए, कुछ लोग तो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बैठे हुए। सो बी अवेयर ऑफ दिस पीपल, बी अवेयर ऑफ दिस पीपल, सीरियसली कह रहा हूं। नो योर सेल्फ, रीड, स्टडी। वो फिर प्रीवियसली एग्जाम क्लियर करके वो बैठा हुआ स्टूडेंट क्यों ना हो, उससे भी बच के रहो। क्योंकि बहुत लोग ना सिर्फ लाइमलाइट कैप्चर करने के लिए आ रहे हैं, उन सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, इसी माइंडसेट के साथ आ रहे हैं बहुत लोग। तो जस्ट बी अवेयर, फोकस ऑन योर स्टडीज, आरबीआई की एग्जाम को अंडरस्टैंड करो, पढ़ाई करो और सही तरीके से एग्जाम क्लियर करो। ओके, दैट विल बी द ओनली केस आई विल टेल। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस। सो रिस्पेक्ट द प्रोसेस, रिस्पेक्ट योर टाइम एंड फोकस योरसेल्फ। ओके, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारा मेंटरशिप सेशन ले सकते हो। काफी सारे मेंटर्स वहां पे बैठे हैं जो आपको गाइड करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करेंगे। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और वाइजली पढ़ते रहिए।